आज अभ्यास है, अभ्यास 3D। ठीक, अभ्यास 3D। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में हम लोग वो प्रश्न पढ़ेंगे जो हम लोगों ने अभी तक जो घनमूल निकालना पढ़ते थे, तो वो सिर्फ संख्याओं पर आधारित घनमूल निकालना पड़ा था। अब जो घनमूल पढ़े जाएंगे उनमें ऐसी ऐसी आकृतियों वाले प्रश्नों को हल करेंगे जो घनाकार होंगे, ठीक, या उन जिनसे घन की आकृति बन रही होगी, उनसे संबंधित जो संख्या होंगी उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। जैसे अध्याय का पहला जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों, तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं? अब बात समझ में आई? इस प्रश्न में क्या तीन चीजें प्रयोग हुए हैं, यानी तीन बातें इसमें आई हैं। क्या? एक तो आई है तह, ठीक, यानी तहों की संख्या दी गई है, तहों की संख्या की बात की गई है। दूसरी, पंक्तियों की संख्या की बात की गई है, पंक्तियों की संख्या। और तीसरी क्या बात की गई है इस प्रश्न में? प्रत्येक पंक्ति में वस्तु क्या होंगे, ठीक, प्रत्येक पंक्ति में वस्तु, और वस्तु के रूप में यहाँ पर क्या रखे गए हैं? सेब। अब जैसे हमने कहा तहों की संख्या, तो तहों की संख्या से पहले आ जाते हैं यानी पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में सेब। तो जैसे हमने एक ये कोई चौकोर पेटी ले ली, ठीक, और चौकोर पेटी में कहा गया कुल पंक्तियां, जैसे हमने यहाँ पर एक पंक्ति, ये दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार और ये पांच पंक्ति, ठीक, कितनी पंक्तियां बनी? पांच। और हर पंक्ति में एक ये पंक्ति, यानी ये एक सेब हो गया, एक सेब ये हो गया, एक सेब ये हो गया, एक सेब ये, एक सेब ये, यानी कुल जितनी पंक्तियां हैं हर पंक्ति में उतने ही सेब रखे गए हैं, ठीक। तो हमने मान लिया यहाँ पर पांच पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में कुल पांच पांच सेब रखे गए हैं, ठीक। तो ये बना, अभी अभी रखे गए हैं, अभी सिर्फ एक तह लगी है। कितनी तह? एक तह लगी है। तो अभी जब एक तह लगी है तो ये बना वर्ग। अभी क्या बना? ये वर्ग बना। अब जब हम इसी के ऊपर, यानी फिर ये एक तह हो गई, अब इसी के ऊपर फिर सेब के ऊपर सेब रखा है, ऐसे ऐसे ही सेब के ऊपर सेब रखते चले गए, ये दूसरी तह इसी तरह से लग जाएगी, इसी तरह से इसमें भर देंगे, इसी तरह से इसमें, फिर इसी तरह से इसमें एक और तह ये लगा दी हमने, ठीक, तीन तह हो गई। फिर एक तह इसके ऊपर और लगा दी गई है ऐसे, फिर एक और तह लगा दी गई। तहें कुल कितनी लगी हैं? उतनी ही तह लगी हैं जितनी की पंक्तियां हैं। तो पंक्तियां थी पांच, तो इसमें पांच तह लग गई, ठीक। कुल कितनी तह लग गई? पांच तह लग गई। यानी जैसे हम लोग किताब जब रखते हैं तो एक तह का मतलब एक के ऊपर एक, तो पहले एक सेब की तह लगाई, फिर उसके ऊपर रख दिया, फिर उसके ऊपर रख दिया, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो इस तरह से इसमें क्या बन गया? ये तो इसकी लंबाई बन गई, ये इसकी चौड़ाई बन गई, और ये इसकी ऊंचाई, ठीक। जब किसी आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों शामिल हो जाएं, तो फिर वह आकृति बन जाती है 3D, यानी त्रिविमीय।
और त्रिविमी में यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं तो वह घनाभ बनता है, और यदि तीनों बराबर हैं तो वो बन जाता है घन। यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है तो वो क्या बनता है? घन बनता है। तो यहाँ पर जो आकृति बनेगी, सब कुछ बराबर है, 5-5 तहें लग रही हैं, हर तह में 5-5 सेब हैं, नहीं 5-5 पंक्तियां हैं, हर पंक्ति में 5-5 सेब हैं, और उनके ऊपर कुल 5 तहें लग रही हैं। ठीक, कुल 5 तहें लग रही हैं। तो जब सब बराबर है, यानी 5 तहें ऊंचाई बराबर हो गई, 5 पंक्तियां यानी चौड़ाई बराबर हो गई, हर पंक्ति में 5 सेब यानी लंबाई ये भी बराबर हो गई। तो जब हर चीज बराबर है तो वो क्या बन गया? जाके घन बन गया। और घन यहाँ पर अब ये बोला गया कि इसमें जो कुल सेब है वो रखा गया 1728 प्रश्न में दिया गया है। कितना दिया गया? 1728। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब जैसे तहों की संख्या अब प्रश्न में दिया नहीं था तो हमने मान लिया, माना तहों की संख्या कितनी? x, प्रश्न के हिसाब से प्रश्न नंबर 1 पर आ रहे हैं हम। ठीक, अगर यक्ष तहें हैं तो पंक्तियां भी तो यक्ष ही होंगी, क्योंकि उतनी ही तहें हैं जितनी पंक्तियां हैं, और हर पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने की कुल पंक्तियां हैं। तो तहों की संख्या भी यक्ष हो गई, पंक्तियों की संख्या भी यक्ष हो गए, प्रत्येक पंक्ति में सेब भी यक्ष हो गए, तो कुल, अब यहाँ पर हम सेब निकाल लें, कुल सेब, और प्रश्न में बताया गया कुल सेब हैं 1728। कुल सेब कितना दिया गया? 1728। अब कुल सेब कैसे निकलेगा? तो हम कैसे निकालेंगे? ये देखेंगे कि एक यहाँ पर कुल पंक्तियां कितनी बनी है, तो कुल पंक्तियां बनी है कितनी? x। अब हर पंक्ति में ये देखेंगे, या चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, पंक्तियां है ना, पंक्तियां कितनी है, पंक्तियों का गुणा, या यहाँ पे हम शब्द लिख ले कुल, तो कुल पंक्तियां कितनी है, फिर कुल तहें कितनी बन रही हैं, कुल तहें कितनी बन रही, और उनका गुणा प्रत्येक पंक्ति में सेब कितने हैं, प्रत्येक पंक्ति में सेब, और ये सब मिला के अगर इन सबका गुणा करा दिया जाए तो हमारे पास कुल कितना सेब है ये पता चल जाएगा। तो कुल पंक्तियां हैं यक्ष, है ना, कुल तहें भी यक्ष हैं, और प्रत्येक पंक्ति में सेब वो भी यक्ष है। सबका गुणा जब कराएंगे तो कितना आएगा? 1728। तो सबका गुणा करा लो, यक्ष घात 3 बराबर 1728, घात 3 हटाएंगे तो दूसरी तरफ घनमूल का चिन्ह लगा के डायरेक्ट हम घनमूल लगा देंगे चिन्ह संख्या के ऊपर। अब इसका घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? गुणनखंड। तो 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 चर को 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चर को 8, 0, और 2 सत्ते 14। ठीक, अब ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, अरे गड़बड़ हो गया। 2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 छक्के 12, 2 चर को 8, 2 तिया 6, और 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, और 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटो, 2 एक कम 2, और 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 चर को 8, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, और बचा 1, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से काटो, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से काटो 1। ठीक, ये 9। तो इसके गुणनखंड क्या क्या आ गए? इसके गुणनखंड आए, देखो 2 कितनी बार आया? 2 का 1 त्रिक बना, ये दूसरा बन गया, और ये तीसरा, यानी 2 के 2 त्रिक बने और 1 3 का बना। तो हम सारी संख्या लिख रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, त्रिक बना के उनसे एक एक बाहर निकाल लो, तो पहले त्रिक से 1 2 बाहर निकला, दूसरे त्रिक से 1 2 बाहर निकला, और तीसरे से 1 3 बाहर निकला। गुणा करा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 दूना 4 तिया 12।
कितना आ जाएगा 12। अब यहां से तुमसे अगर क्वेश्चन हम देखो दो तरह से पूछ सकता है। अब यहां से क्वेश्चन, ये तो आंसर आ जाएगा कि कुल तहें कितनी बनी, कुल तह कितनी बनी, कुल तह भी 12 आएंगी, कुल पंक्तियां भी 12 बनेंगी, और हर पंक्ति में कितना कितना सेब रखा जाएगा 12 12। अब कह रहा है एक तह में सेब कितना होगा, एक तह में सेब कह रहा कितना आएगा, तो एक तह में कितना सेब होगा बताओ। तो अब जैसे ऐसे पंक्तियां कह रहा है ये 12 बनी, और हर पंक्ति में 12 12 सेब रखा गया है, तो कुल तह कितनी आ जाएंगे, यानी एक तह में सेब कितना, पंक्तियों की संख्या, यानी एक तह में कितनी पंक्तियां बनेंगी 12, और हर पंक्ति में सेब कितना 12, तो गुणा करा दो दोनों का, तो 144, यानी एक तह में 144 सेब रखा है। अब देखो यहाँ एक चीज हम और थोड़ा कर सकते हैं, क्या, जैसे ये हमने यहाँ तक देखा होगा, लग रहा होगा बहुत बड़ा है ये, इतनी भाषा लिखने में थोड़ा कठिनाई आ रही होगी, तो हमें ये बात पता है कि क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो हम सीधा यहाँ पे मान लेंगे, माना कुल तहे बराबर, या ये कह सकते हैं कुल तहे बराबर पंक्तियां बराबर पंक्ति में सेब बराबर x, ठीक। या एक चीज मान लेंगे, माना तहों की संख्या बराबर x, फिर उसके बाद अगली लाइन में आ जाएगी तहों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या, है ना, और बराबर में प्रत्येक पंक्ति में सेब बराबर x, फिर कुल सेब, चलो बात वही है, ठीक। अब कुछ लोग डायरेक्ट यहां से ही लगा देंगे, कुल सेब बराबर 1728, तो कुल सेब कैसे आएगा, कुल पंक्तियों का गुणा कुल तहों से, और प्रत्येक पंक्ति में कितना सेब है उससे करा देंगे, तो 1728 यक्स यक्स लिख के यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं, तो वो तब जब तुम आसानी से गुणा की विधियों को समझते हो तो वो आसान है। चलो दूसरा सवाल देखो इसका, दूसरा प्रश्न लिखा है, कह रहा है एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे हैं, किस रूप में, घन के रूप में, इसका मतलब जो संख्या दी जाएगी घनमूल निकालना पड़ेगा तुमको, घन के रूप में रखे हैं, यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 है, कुल डिब्बे, कुल डिब्बे कह रहा है चाक के जो डिब्बे कुल रखे हैं वो 2744 हैं, तो कह रहा है तो संदूक में एक तह में कितने, एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं, सेम वैसा ही है, इसमें जैसे पूछा गया था कि एक तह में कितने सेब हैं, वैसे इसमें पूछा जा रहा है कि एक तह में कुल कितने चाक के डिब्बे हैं, तो अगर, और प्रश्न में ऊपर पहले ही बोला गया है कि घनाकार डिब्बा है, घन के आकार का डिब्बा है, तो अगर घन के आकार का डिब्बा है तो यहां पर हम मान लेंगे, माना कुल तह कितनी x, ठीक। अब जब x तह है तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि तह बराबर है, यानी कुल तह कितनी जितनी है उतनी ही कुल पंक्तियां हैं, कुल पंक्तियां, ठीक, बराबर है प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में चाक के डिब्बे, ठीक, प्रत्येक पंक्ति में कितने डिब्बे रखे वो, और ये सब बराबर में किसके है, x के, ठीक, यानी कुल तह है, बराबर में जितनी कुल तह है उतनी ही कुल पंक्तियां हैं, और उतने ही हर पंक्ति में चाक के डिब्बे रखे गए हैं, तो कुल तह मानी थी हमने यक्स, तो जब कुल यक्स मान लिया तो कुल पंक्तियां भी यक्स आएंगे, और प्रत्येक पंक्ति में चाक के डिब्बे भी कुल एक्स आएंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें पता है क्या, कुल डिब्बे, कुल डिब्बे दिए गए हैं कितने 2744, तो अब कुल डिब्बे कितने आ जाएंगे, तहों की संख्या, उनमें हम गुणा करा दें कुल पंक्तियों का, और प्रत्येक पंक्ति में चाक के डिब्बों का,
जब सबका गुणा करा देंगे तो कुल डिब्बों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो आ जाए x घात 3 बराबर 2744, या घात 3 हटाएंगे तो दूसरी तरफ घनमूल का चिन्ह लग जाएगा। ठीक, दूसरी तरफ घनमूल का चिन्ह लग जाएगा। और जब घनमूल का चिन्ह लग जाएगा तो फिर हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करके करो, 2 एक कम 2, 2 3 6 बचा 1, 2 7 14, 2 दूना 4, है ना। फिर 2 से 2 छक्के 12 बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर बचा 1, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 2 4 को 8, 2 3 6। अब ये 7 से कटेगा तो 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 से काटो, 7 7 49, फिर 7 से काटो 1। ठीक, तो इसके गुणनखंड क्या क्या आ गए, इसके गुणनखंड आ गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक, तो यह x बराबर 2 गुणे 7 बराबर 7 दूना 14, यानी तहों की कुल संख्या निकल के आ गई 14। अब जब कुल तह है 14 तो हर तह में कुल पंक्तियां कितनी बनेंगी, वो भी 14 ही बनेंगी, क्योंकि तहों की संख्या के बराबर ही कुल पंक्तियां हैं। तो कुल पंक्तियां कितनी आ जाएंगी, वो भी 14 आ जाएंगी। और प्रत्येक पंक्ति में चाक के डिब्बे कितने आएंगे, वो भी 14 ही आ जाएंगे। अब अगर ये कह दिया जाए कि एक तह में कितने डिब्बे होंगे, एक तह में डिब्बे, तो एक तह में कितने डिब्बे आएंगे, कुल पंक्तियां थी 14 और हर पंक्ति में 14 ही डिब्बे हैं, तो गुणा करा लेंगे, ये आ जाएगा 196। कितने आ जाएंगे, 196 डिब्बे होंगे। ठीक, 3 नंबर जो सवाल है सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन में बोला गया कि एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि ये एक बड़े आकार का एक बड़े घन का आकार ले ले। ठीक, क्या कुल घनों की संख्या, कुल रंगीन घन कितने दिए गए हैं, 512। कुल रंगीन घन दिए गए हैं 512। तो कह रहा है रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त आकृति बनी है, यानी ये जैसे आकृति बनाई गई है तो ये हमें बताना है कि इस आकृति में कुल कितनी तहें प्रयोग में हुई हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुल 3 तहें प्रयोग की गई थी, करी थी, तो यहाँ जैसे एक ये हमने घन बना लिया। ठीक, ये अब यहाँ पे देखो, ये जैसे ये जो चौकोर कट रहे हैं ये घनों की संख्या बताएगा। ठीक, अब इसमें इस तरह से एक बड़ी आकृति बनेगी तो इसमें पूछा जाए कि कुल कितने घन प्रयोग में आए हुए होंगे, तो हम निकाल लेंगे। तो कुल तह यानी तह कितनी है, हमने मान लिया तह, माना तह यानी कुल तह कितनी, x। अगर x तह है तो इनमें पंक्तियां भी कितनी बनेंगी, वो भी x बन जाएंगे, तो पंक्तियां भी बन जाएंगी x। अब प्रत्येक पंक्ति में घन, प्रत्येक पंक्ति में घन कितना, वो भी कितना बनेगा, x। ठीक, अब यहाँ पर लेकिन बोला गया है कि कुल घन जो दिया गया है वो कितना है, 512। कुल घन कितना दिया गया है, 512। अब सबका गुणा करा लो, यानी तह कुल है x, हर तह में x पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में x छोटे रंगीन घन है। ये सब मिलके जब सबका गुणा करा देंगे
तो ये हमारे कुल रंगीन घनों की संख्या निकल के आ जाएगी। अब गुणा कराओ, x की घात 3 बराबर 512, या x बराबर घात 3 हटाएंगे तो दूसरी तरफ घनमूल का चिन्ह लग जाएगा और 512। अब 512 के करेंगे हम गुणनखंड, तो जब गुणनखंड करते हैं तो ये आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2। गुणनखंड करके देख लेना, 2 9 12 आएगा। ठीक, तो ये त्रिक बना, अब एक ये त्रिक बना और एक ये त्रिक बना, तो कुल कितने त्रिक बने? 3 त्रिक बने। तो हम 3 बार 2 लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, सबका गुणा करा लो, 2 दूना 4 दूना 8। तो यहाँ पर जो कुल पंक्तियां प्रयोग यानी कुल तहें लगाई गई हैं वो 8 तहें लगाई गई हैं। हर तह में 8 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में 8 8 घन रखे गए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि यह जो आकृति बनेगी वो कितनी तहों को रख के बनेगी। तो ये जो आकृति बनेगी वो कुल 8 तहों को रख के बनेगी। और अगर ये पूछा जाए कि हर तह में कितने घन होंगे, तो हर तह में कितने घन होंगे, यानी एक तह में 8 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में 8 घन होंगे, तो 8 64 घन। लेकिन यहाँ पर सिर्फ तहों की संख्या पूछी गई थी, यानी कितने तहें मिला के ये आकृति बनेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, चौथा नंबर है। क्वेश्चन नंबर चौथा कहा गया है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो 15,625 का घनमूल निकाल लेना। 15,625 का क्या निकाल लेंगे, घनमूल। यहां लिख देंगे उस कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर, उस कक्षा में कुल, या सीधा सीधा ऐसे, कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर 15,625, और ये घनमूल निकालने पर संख्या प्राप्त हो जाएगी उत्तर। तो निकाल लेंगे, इसका उत्तर शायद 25 आ जाए, 25 नहीं तो 125, 25 आ रहा है। ठीक, तो 25 आ जाएगा। पांचवा नंबर देखो क्वेश्चन इसका, पांचवा नंबर क्वेश्चन ये बोला गया है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी में पानी कितना आता है, टंकी में पानी, या ये कह सकते हैं टंकी की क्षमता, ठीक, कितनी है, 1331 लीटर की है। यानी गांव में कोई घनाकार टंकी रखी है और उस टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। अब कह रहा है टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है। ठीक, क्या निकालना है, टंकी की माप निकालनी है। और क्वेश्चन में यह बोला गया है, करा कि 1000 लीटर, 1000 लीटर बराबर होता है 1 घन मीटर के। 1000 लीटर में कितने घन मीटर होते हैं, 1 घन मीटर होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये हमें कितने, 1331 लीटर में पूछा जा रहा है कितने घन मीटर होंगे, तो हम निकाल लेंगे सीधा।
तो 1300 यानी 1000 में 1 घन मीटर, तो 1 लीटर में कितने घन मीटर हो जाएंगे? तो 1 लीटर में हो जाएंगे 1/1000, है ना। 1000 में है 1 घन मीटर, तो 1 लीटर में कितने घन मीटर होंगे? 1 लीटर में घन मीटर आ जाएंगे कितने? 1/1000। तो हमें कितने लीटर में देखना है? ये देखना है 1331 लीटर में। तो 1331 का गुणा करा दो, तो 1331 बटे 1000 घन मीटर। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है। ठीक। टंकी की माप, टंकी की माप का मतलब टंकी की लंबाई चौड़ाई कितनी है। टंकी की माप का मतलब टंकी की लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो ये 1331 लीटर की टंकी है, उसका हमने आयतन निकाल लिया, तो ये टंकी का कुल आयतन आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं टंकी का आयतन कितना मिल गया हमें। टंकी का आयतन ये मिल गया 1331 बटे 1000 घन मीटर की टंकी है। ठीक। तो इसकी भुजा बताओ, टंकी की भुजा। तो टंकी की भुजा क्या हो जाएगी? या टंकी का आयतन बराबर क्या, यानी आयतन, ये टंकी कैसी है? घनाकार है, तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? भुजा की घात 3। और इधर आयतन दिया गया 1331 बटे 1000, या भुजा बराबर क्या आ जाएगा? भुजा बराबर घनमूल का चिन्ह लगा दो, और ये जो आयतन रखा था उसका घनमूल निकाल लो। तो निकालो घनमूल। 1331 11 का होता है घन, और 1000 होता है 10 का। भाग दे लेंगे 11 को 10 से, तो आ जाएगा 1.1 मीटर। यानी जो टंकी की लंबाई है वो 1.1 मीटर की है। अब अगर 1.1 मीटर की टंकी की लंबाई है, तो उसकी चौड़ाई भी 1.1 मीटर होगी, और उसकी ऊंचाई या गहराई भी 1.1 मीटर ही होगी। ठीक। ये प्रश्नावली तुम्हारी समाप्त हो गई।